हेलो एवरीवन। हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आज हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, फिर डिस्कस करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन और साथ में आज हम समझेंगे डोमेन और रेंज किसी रिलेशन का क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। और इन सब के एक एक एग्जाम्पल को भी आज हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था रिलेशन। हमारा टॉपिक चल रहा था रिलेशन। तो एक बार हम रिलेशन को रिकॉल कर दें आपको कि अगर कोई आपसे पूछता है कि रिलेशन क्या होता है, तो अगर हमारे पास कोई दो नन वाइड सेट हैं, सपोज दैट हमारे पास कोई भी दो नन वाइड सेट ए और बी हैं, लेट ए एंड बी बी टू नन वाइड सेट या नन वाइड सेट। ऐसे मान लेते हैं कि हमारे पास दो सेट ए और बी हैं जो कि नल नहीं है, मतलब ए अपनी कुछ वैल्यू कंटेन कर रहा है 1 2 और 3 और बी अपनी कोई वैल्यू कंटेन कर रहा है 3 और 4 और एक रिलेशन कोई आर दिया गया है आपको जिसमें आपके एलिमेंट्स 1,3 और 1,4 हैं। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या ये रिलेशन आर या क्या ये सेट आर ए क्रॉस बी का सबसेट है। अगर ये ए क्रॉस बी का सबसेट है तब तो हम इसको रिलेशन ए टू बी बोलेंगे, अदरवाइज हम इसको रिलेशन नहीं बोलेंगे। और ए क्रॉस बी निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हम क्या करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर क्रिएट करते हैं 1 3 1 4 2 3 2 4, ऐसे ही 3 3 और 3 4। तो अब ये चेक कर पा रहे हैं कि 1,3 और 1,4 इसमें एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब हमारा R जो है वो सबसेट है A क्रॉस B का। इसका मतलब R एक रिलेशन है फ्रॉम A टू B। R एक रिलेशन है फ्रॉम A टू B। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। तो आइए समझते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। सिमेट्रिक रिलेशन, अब आपसे पूछा जाएगा जैसे सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, तो सबसे पहले रिलेशन आपको हमने बता दिया रिलेशन क्या है। अब सिमेट्रिक क्या होता है इस बात को समझ लेते हैं। एनी रिलेशन आर इज said to be symmetric तभी सिमेट्रिक कहा जाएगा इफ एंड ओनली इफ A comma B belongs to R, then B comma A also belongs to R। कोई भी where A comma B ये दोनों हमारे सेट A से बिलोंग कर रहे हों। मान लीजिए हमारे पास कोई एक सेट A है, उस सेट A में हमारे पास एलिमेंट्स कुछ हैं, उनमें से दो हमारे आर्बिट्री एलिमेंट्स A और B हैं और हम इनका चेक करना चाहते हैं कि रिलेशन R सिमेट्रिक है या नहीं। तो रिलेशन R सिर्फ तभी सिमेट्रिक हो सकता है कि अगर उस रिलेशन में कोई एलिमेंट A कॉमा B हो और साथ में ही इसी का अपोजिट B कॉमा A भी उसमें प्रेजेंट हो। मतलब कि एक सेट A है, सपोज करेंगे इसके अंदर एलिमेंट 1 2 और 3 दिए गए हैं और हमसे कह रहा है कि एक रिलेशन R है जिसके पास एलिमेंट 1,1 1,2 2,1 एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है क्या रिलेशन R सेट A पर सिमेट्रिक है। तो रिलेशन R सेट A पर सिमेट्रिक तभी हो सकता है, चेक करिए 1,1
1,1 बिलोंग कर रहा है आर से, बिल्कुल। अगर मैं 1,1 को उल्टा भी करता हूं, जैसे यहाँ पे लिखा है a, b और b, a, 1,1 को मैं पलटता हूं तब भी 1,1 बनेगा, और ये 1,1 ऑलरेडी आर से बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली 1,2 हमारा आर से बिलोंग कर रहा है, तो चेक करिए इसका अपोजिट 2,1 क्या आर से बिलोंग कर रहा है, तो हाँ 2,1 भी इस आर में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये हमारा रिलेशन आर जो है ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक तभी कहलाएगा, सिमेट्रिक मतलब सममित बोलते हैं इसको, मतलब किसी एक पॉइंट के सराउंड में मूव करता रहता है। तो कोई भी रिलेशन आर सिमेट्रिक तभी कहलाएगा जब उसके एलिमेंट a, b का अपोजिट b, a भी उस रिलेशन में अवेलेबल हो। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। मान लीजिए इसी रिलेशन को, इसी सेट के लिए एक कोई दूसरा रिलेशन आर दे दिया गया, 1,2, 2,1, 1,3, 2,2, 3,3, ये हमको एक रिलेशन और दे दिया गया। तो हम इसके हर एक एलिमेंट को उठाएंगे और चेक करेंगे कि क्या ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अगर कर रहा है तो सिमेट्रिक है, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं है। ये देखिए 1,2, 2 पे फिनिश हुआ। अब हम इसमें दूसरा ढूंढेंगे जो 2 से स्टार्ट हो। तो ये देखिए 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2,1, 1,2, 2,1। हाँ ये दोनों तो ठीक है, सिमेट्रिक हो सकते हैं। अब दूसरा देखिए 2,1, 1 पे फिनिश हो रहा है। अब हमको 1,2 चाहिए, 1,2 बिल्कुल हो गया। यहां चेक करते हैं 1,3, 3 पे खत्म हो रहा है। अब हमको 3,1 चाहिए। इसका मतलब 1,3 तो हमारा आर से बिलोंग कर रहा है, बट 3,1 हमारा बिलोंग नहीं कर रहा है आर से। तो अगर एक भी एलिमेंट का अपोजिट अवेलेबल नहीं होता है तो इस केस में हम कह देते हैं कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर हमारा सिमेट्रिक नहीं है। एक चीज और देख लेते हैं, उस चीज को भी एक बार हम समझते हैं। अगर हमारा जो रिलेशन आर दिया गया है ये आइडेंटिटी रिलेशन हो, रिलेशन आर हमारा सेट ए के लिए आइडेंटिटी रिलेशन शो कर रहा हो, तो देखिए जैसे रिलेशन आर है, सेट ए है, तो 1,1, 2,2 और 3,3, ये हमारा कोई रिलेशन आर है। ये हमारा कोई सेट ए है, ए में है 1, 2, 3, आर में है 1, 1, 2, 2 और 3, 3। तो आइए चेक करते हैं। ये 1 से, ये ए, ये बी जो है आपका 1 है, तो चेक करिए क्या और कहीं 1 आया है, नहीं आया है ना। अगर ऐसा केस अवेलेबल है कि आपका 1 से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा स्टेटमेंट नहीं है, तो इस केस में भी इसको हम सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। आइए अब हम बात करेंगे तीसरे टाइप के रिलेशन की, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। मैंने इसको अपने समझने के लिए समझा था। जब हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन देख रहे थे तो हम सिर्फ एक एलिमेंट को फोकस करते थे। दैट मीन्स वहां पे हमने स्टडी किया था कि अगर किसी सेट के हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन को शो करें तो ऐसे रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। मतलब a, आर से बिलोंग करना चाहिए। फिर हमने सिमेट्रिक रिलेशन देखा। सिमेट्रिक में हमने दो एलिमेंट्स को देखा कि अगर a, b आर से बिलोंग कर रहा है तो b, a को भी आर से बिलोंग करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने दो एलिमेंट्स लिए थे। सिमिलरली जब हम ट्रांजिटिव को देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग तीन एलिमेंट्स को लेते हैं
और इसको मैंने अपने याद करने के लिए याद किया था कि इफ a comma b belongs to R, b comma c belongs to R, then a comma c also belongs to R, then the given relation is transitive, otherwise not transitive। आइए इस बात को समझ लेते हैं कि हमारे पास एज्यूम कर लेते हैं कि लेट a comma b comma c be 3 arbitrary elements और ये तीनों सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं, बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब आपको एक सेट ए दिया गया है जिसके एलिमेंट ए बी और सी हैं, और भी हो सकते हैं, फिलहाल हम ए बी सी से अपना काम चला रहे हैं। और हमको एक रिलेशन आर दिया गया है। रिलेशन आर आपको गिवन होगा या एक स्पेसिफिक कंडीशन दे दी जाएगी, उस कंडीशन को हमको फुलफिल करना होता है। आर में हमको दे दिया गया है ए कॉमा बी कॉमा सी और सी कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी। देखिए सबसे पहली चीज तो हम ये चेक करते हैं कि सेट ए के पास कितने एलिमेंट्स हैं, 3। क्या जितने एलिमेंट्स हैं सब ने खुद के साथ एक रिलेशन शो किया है? तो ए कॉमा ए, बी कॉमा बी और सी कॉमा सी। इसका मतलब हर एक एलिमेंट का खुद के साथ एक रिलेशन शो किया गया है। तो R इज रिफ्लेक्सिव, R आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम चेक करेंगे लगे हाथ कि क्या ये हमारा सिमेट्रिक है। तो देखिए हमारा A से खत्म, A से शुरू, A पे खत्म। अब अगले में हम ढूंढेंगे जो A से शुरू हो और A पे खत्म हो। और वैसे भी अभी मैंने आपको इसके पहले बताया कि अगर कोई फंक्शन, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव शो हो रहा है तो वो अपने आप सिमेट्रिक हो जाता है। तो ए बी बी और सी सी ये अपने आप में रिफ्लेक्सिव है तो सिमेट्रिक हो जाएंगे। अब हमको चेक करना पड़ेगा इनको कि हमारा ए कॉमा बी, तो क्या कहीं बी कॉमा ए आया है? तो हम देख रहे हैं कि ए कॉमा बी ये तो आर से बिलोंग कर रहा है, बट बी कॉमा ए ये आर से बिलोंग नहीं कर रहा है। अब हमको आगे देखना ही नहीं है, हमने ये देख लिया कि मेरा बी कॉमा ए आर से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब एक कंक्लूजन निकलता है कि आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर आपका सिमेट्रिक नहीं है। अब इसी तरह से हम इसका ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। तो चेक करिए ए कॉमा बी कॉमा सी, कम से कम 2 एलिमेंट्स ऐसे हों रिलेशन आर के जो दिए हों, तब हम तीसरे को चेक करते हैं। ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, देन ए कॉमा सी आल्सो बिलोंग्स टू दिस। ए कॉमा सी बिलोंग कर रहा है, ए कॉमा बी ये आर से बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी ये भी आर से बिलोंग कर रहा है। हमने देखा कि ए कॉमा सी ये भी आर से बिलोंग कर रहा है। अगर ये भी आर से बिलोंग कर रहा है देन दैट मीन्स आर इज ट्रांजिटिव। आई होप सो आपको बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ए बी बी और सी सी ये अकेले आए हैं, मतलब एलिमेंट्स अकेले आए हैं और खुद के साथ पेयर बना रहे हैं, तो इस केस में ये रिफ्लेक्सिव भी हैं, सिमेट्रिक भी हैं, आइडेंटिटी भी हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, आइडेंटिटी और ट्रांजिटिव ये तीनों होते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा और भी एलिमेंट्स आ रहे हैं तो उनको चेक करना पड़ता है कि क्या वो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव तो वो होंगे, क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव में ये होता है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स का खुद के साथ बॉन्ड पड़े, लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आपको चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने सिमेट्रिक के लिए चेक किया ए कॉमा बी, मतलब हम ढूंढ रहे हैं कि बी से शुरू हो और ए पे खत्म हो, बी से शुरू है सी पे खत्म है, बी से शुरू है बी पे खत्म है, बी से शुरू होके ए पे खत्म नहीं हो रहा है। इसका मतलब बी कॉमा ए आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, और अगर ये आर से बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या नहीं होगा? सिमेट्रिक नहीं होगा। लेकिन हम जब इसको देख रहे हैं तो ए कॉमा बी
बी कॉमा सी कॉमा ए भी प्रेजेंट है आपका। अच्छा यहां देखिए बी कॉमा सी कॉमा ए, तो बी कॉमा ए को भी प्रेजेंट होना चाहिए था। अगर मैं सिर्फ इतने डेटा को उठाता हूं, सिर्फ इतने डेटा को, तो इस डेटा के बिहाफ पे तो मेरा क्वेश्चन ट्रांसिटिव है। लेकिन जब मैं यहां से डेटा को उठाता हूं, मेरा बी से स्टार्ट सी पे फिनिश, सी से स्टार्ट ए पे फिनिश, तो अगला बी से स्टार्ट और ए पे फिनिश होना था। और ये बात तो मैंने पहले ही लिख दी है कि बी कॉमा ए आपका आर से बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब इस कंडीशन ए बी बी सी सी ए के लिए तो ये ट्रांसिटिव है, लेकिन फाइनली जो आर है उसमें बी कॉमा ए प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब आर इज नॉट ट्रांसिटिव रिलेशन, आर आपका ट्रांसिटिव रिलेशन नहीं है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही होगी समझने में, क्योंकि आपको सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव और रिफ्लेक्सिव तीनों को एक में ही किया है। लेकिन जब एक दो क्वेश्चन इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमको ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आइए एक क्वेश्चन इस पे और हम लोग करते हैं। हमारे पास एक सेट ए है, इस सेट ए में हमको एलिमेंट्स दिए हैं ए कॉमा बी। हम सिर्फ दो एलिमेंट ले रहे हैं, एक छोटा सेट ले रहे हैं, और हमको एक रिलेशन आर दिया गया है। तो जब छोटा रिलेशन है तो ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, ए कॉमा बी और बी कॉमा ए, हमने इस तरह से एक इसका रिलेशन अपने मन से बना लिया। हालांकि रिलेशन आपको दिया रहता है। अब आपसे कह रहा है चेक गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आपसे कह रहा है कि चेक करो कि जो रिलेशन दिया गया है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो आइए देखते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन को चेक करने के लिए सबसे पहले आप चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी, तो रिफ्लेक्सिविटी में आपको पहले भी बताया है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स खुद के साथ रिलेशन क्रिएट करते हो। इस कंडीशन में ही उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन और इसको रिफ्लेक्सिविटी कहते हैं। इस प्रोसेस को रिफ्लेक्सिविटी कहते हैं। तो चेक करिए, सेट ए में आपके पास एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट बी है। तो आप चेक कर पा रहे हैं कि ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है आर से, और बी कॉमा बी भी बिलोंग कर रहा है आर से, और ए कॉमा बी ये बिलोंग कर रहा है सेट ए से। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। अगर केस फुलफिल हो गया। अब मुझे इससे मतलब नहीं है कि सर आपका ए बी और बी ए भी आया है, हमको मतलब इससे है कि मेरा सेट ए के दोनों एलिमेंट एक दूसरे के साथ पेयर बना, खुद के साथ पेयर बना रहे हैं कि नहीं, दूसरे के साथ बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, इससे मुझे मतलब नहीं है। खुद के साथ बना रहे हैं तो हाँ बिल्कुल, जो कि रिलेशन में दिखाई भी पड़ रहा है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। दूसरी चीज हम चेक करेंगे सिमेट्रिसिटी या सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिसिटी, तो हम देख रहे हैं कि अगर जैसे अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा देता हूं तो मेरे पास ए कॉमा ए बी कॉमा बी बचेगा। ए कॉमा ए बी कॉमा बी, इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। और ए कॉमा ए बी कॉमा बी, ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। जब आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन एक साथ आ जाते हैं तो उस केस में कैसा भी रिलेशन हो वो सिमेट्रिक हो जाता है। तो फिलहाल ए कॉमा ए ये तो आपका सिमेट्रिक है ही है, बी कॉमा बी सिमेट्रिक है ही है। ए कॉमा बी हम देख रहे हैं ए कॉमा बी ये आर से बिलोंग कर रहा है। तो चेक करो क्या बी कॉमा ए भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो बिल्कुल बी कॉमा ए आल्सो बिलोंग टू आर। तो इसका मतलब
ये जो रिलेशन दिया गया है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। ये सिमेट्रिक रिलेशन है। अब अगली बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। अब ट्रांजिटिविटी में आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास 3 आर्बिट्री एलिमेंट्स होने चाहिए, ए, बी और सी, लेकिन हमारे पास टोटल 2 ही एलिमेंट हैं और उन 2 एलिमेंट के बिहाफ पे हमने जब यहाँ सेट बनाया है ए कॉमा बी और बी कॉमा ए, तो ट्रांजिटिविटी में भी ये बात कही गई है कि अगर कोई रिलेशन आइडेंटिटी है और यूनिवर्सल है तो वो ट्रांजिटिव होगा। तो ए ए बी बी आइडेंटिटी, और ये टोटली अगर हम इस सबको चेक करते हैं तो ये यूनिवर्सल भी है। आइडेंटिटी और यूनिवर्सल होने की वजह से हम इसको ट्रांजिटिव भी कह सकते हैं। फिलहाल हम चेक कर लेते हैं अपना ए कॉमा बी, ए कॉमा बी ये बिलोंग कर रहा है आर से। बी कॉमा सी, बी से शुरू खत्म ए पर, बी कॉमा ए ये भी बिलोंग कर रहा है आर से। अब चेक करो क्या ए कॉमा ए आर से बिलोंग कर रहा है? ए कॉमा ए आर से बिलोंग कर रहा है, तो हाँ सर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। और अगर ए कॉमा ए आर से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब हम बोल देंगे सो इट इज ट्रांजिटिव। इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। और जब भी कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी तीनों को फॉलो करता है, इफ एनी रिलेशन इज reflexive, symmetric and transitive, तो इसका मतलब रिलेशन इज इक्विवेलेंस। उस रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहते हैं। समझ लीजिए एक बार फिर से, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिविटी को फॉलो कर रहा हो, सिमेट्रिसिटी को फॉलो कर रहा हो और ट्रांजिटिविटी को भी फॉलो कर रहा हो, जब तीनों को फॉलो करेगा तो ऐसे केस में जो रिलेशन हमको मिलेगा उस रिलेशन को हम लोग बोल देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। आइए अब हम लोग समझ लेते हैं अपने डोमेन और रेंज के केस को एक बार। सबसे पहले हम समझते हैं डोमेन क्या होता है। डोमेन की डिफिनीशन ये होती है कि ऑल द एलिमेंट्स from ordered pair situated at first place is called domain of that given relation। और ये जो डोमेन होता है, डोमेन ये सबसेट होता है सेट फर्स्ट का। जैसे आप समझेंगे कि हमारे पास एक सेट ए दिया गया है 1, 2 और 3, और एक सेट बी दिया गया है ए कॉमा ई, और एक रिलेशन इनकी वजह से दिया गया है, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। एक रिलेशन है जो ए से बी की तरफ डिफाइन है, और कुछ ऐसा है कि 1 कॉमा ए, 2 कॉमा ई, 1 कॉमा ई।
मान लीजिए ये आपका कोई रिलेशन है, सेट ए से सेट बी की तरफ आपको दिया गया है, तो इसके ऑर्डर्ड पेयर के जो पहले एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 1, अब इसमें 1 रिपीट हो गया, इसका मतलब हम कह सकते हैं 1 और 2, इसी को हम कहते हैं डोमेन ऑफ आर, या हम इसको डी आर से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, डोमेन ऑफ आर 1, 2। अच्छा, आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये जो डोमेन है ये सबसेट है सेट ए का, मतलब सेट ए के पास 3 एलिमेंट थे और उसके पास सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, और लेकिन ये दोनों एलिमेंट हैं तो सेट ए से ही, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डोमेन, इस रिलेशन का डोमेन बोलते हैं। इसी तरीके से अगर हम रेंज को डिस्कस करें, रेंज क्या है, जब भी कोई रिलेशन दिया जाता है तो उस रिलेशन के सेकंड वाले पार्ट के जो एलिमेंट्स रिलेशन में आए होते हैं उनको हम रेंज कहने लगते हैं। जैसे अगर हम इसमें ऑब्जर्व करें तो ए ई ई, मतलब कि हमारे पास जो रेंज आया है, रेंज वो आया है ए कॉमा ई। अच्छा, बेनिफिट क्या था, बेनिफिट समझिए, अच्छाई समझिए कि हमारे पास सेट बी में 2 ही एलिमेंट थे और वही दोनों एलिमेंट हमारे यहां भी आ गए, तो इसका मतलब सेट बी पूरा का पूरा रेंज हो जाएगा। लेकिन क्या ये जरूरी है कि पूरा का पूरा सेट बी हमेशा रेंज हो? तो नहीं, रिलेशन के केस में ऐसा होना जरूरी नहीं है। मोस्टली रेंज जो है वो सबसेट होता है सेट सेकंड का, सेट सेकंड का। सेट फर्स्ट का अगर हम आपसे पूछेंगे तो डोमेन सबसेट होता है सेट फर्स्ट का, और सेट सेकंड का सबसेट कौन होता है? रेंज होता है। ये जरूरी नहीं है कि सेट वन के सारे एलिमेंट्स डोमेन क्रिएट करें, कुछ कर भी सकते हैं और कुछ नहीं भी। सेम सीन है कि जरूरी नहीं है रेंज के सारे या सेट टू के सारे एलिमेंट रेंज क्रिएट करें, कुछ कर भी सकते हैं और कुछ नहीं भी करते हैं। आइए इसको एक एग्जांपल के हेल्प से और समझ लेते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ डोमेन की डिफिनीशन लिखी है, रेंज की डिफिनीशन भी आप इसी के पैटर्न पे खुद से बना सकते हैं। डोमेन के साथ साथ अगर आपसे रेंज की भी डिफिनीशन पूछी जाए तो सिचुएटेड एट फर्स्ट प्लेस, और इसी की जगह पर आप लिख देंगे सेकंड प्लेस। सेकंड प्लेस पे जो रहेगा उसको हम लोग कहेंगे रेंज। बात समझ में आ रही है? अगर फर्स्ट प्लेस की वैल्यूज को उठा रहे हैं किसी भी सेट के, किसी भी रिलेशन के फर्स्ट प्लेस की वैल्यू को उठा रहे हैं तो वो डोमेन कहलाएगा, और अगर उसी रिलेशन के सेकंड प्लेस की वैल्यू को उठा रहे हैं तो वो रेंज कहलाएगा। फर्स्ट प्लेस की जो वैल्यू होगी वो बिलोंग करेगी सेट फर्स्ट से, मतलब यहां पे हम समझे तो सेट ए से, और जो सेकंड प्लेस की वैल्यू होगी वो बिलोंग करेगी सेट बी से, मतलब कि सेट ए के कुछ ना कुछ एलिमेंट, हो सकता है सारे के सारे, अदरवाइज कुछ ना कुछ एलिमेंट उस रिलेशन में फर्स्ट प्लेस पे प्रेजेंट है। वैसे ही सेट बी के भी कुछ ना कुछ एलिमेंट इस रिलेशन के सेकंड प्लेस पे भी प्रेजेंट है। तो इस केस में हमारा सेट ए जो होगा वो डोमेन का सबसेट क्रिएट कराएगा, और सेट बी से हमारा सेट बी से रेंज का सबसेट क्रिएट होगा। आई होप सो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ये पूरा रिलेशन फंक्शन का बेसिक था हमारा। अब इस पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। हम एक फास्ट रिव्यू ले रहे हैं कि हमने इस टॉपिक में किस किस चीज के बारे में स्टडी किया है। क्वेश्चन करने से पहले चैप्टर के बेसिक का एक माइंड मैप बनाना जरूरी होता है। वो माइंड मैप आपको ये बताता है कि इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और हमने इतना पढ़ने के बाद हमको याद क्या रहा, हमने कितनी बातें अपने माइंड में स्टोर की हैं। इसी एक केस के लिए हम लोग एक माइंड मैप स्टडी करते हैं। जैसे सबसे पहले तो आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ना था कि सेट क्या होता है। आपने पहले सेट को पढ़ा होगा। सेट में क्या पढ़ा था कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इंफॉर्मेशन जो ऑब्जर्वर के लिए इंपॉर्टेंट हो उसको स्टोर करके रखा जाता है।
फिर आपने देख लिया क्या कि आपके दो तरह से रिप्रेजेंट होता है, एक सेट बिल्डर और दूसरा टेबुलर। और उसके बाद हमने इस सबको छोड़ते हुए हम सीधे आ गए थे अपने टॉपिक पे, रिलेशन पे आ गए थे। तो रिलेशन को समझने से पहले आपने ऑर्डर्ड पेयर को समझा था। ऑर्डर्ड पेयर अगर नहीं समझा है तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जाकर देखेंगे, वहां पे ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट सबके बारे में अच्छे से बताया गया है, वहां जाकर आप इन चीजों को देख सकते हैं। आप ऑर्डर्ड पेयर को समझेंगे। ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है कि दो सेट के एलिमेंट्स को एक पेयर में रखा जाता है, जहां पहला एलिमेंट जैसे ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी के फॉर्मेट में होगा, जहां पर ये वाला ए सेट फर्स्ट से बिलोंग करेगा और ये वाला बी सेट सेकंड से बिलोंग करेगा। अब अगली चीज थी कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको क्या बताया गया था कि दो सेट का प्रोडक्ट कराते हैं और उनका रिजल्ट किस फॉर्मेट में लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखते हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद अब स्टडी करते हैं हम लोग रिलेशन की, कि कोई रिलेशन आर इस तरह से डिफाइन होता है सेट ए से सेट बी पर कि उस आर के कुछ ना कुछ सब्सटेंस ए क्रॉस बी में प्रेजेंट होते हैं। मतलब वो आर, कोई भी रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी डिफाइन तभी होगा, फ्रॉम ए टू बी डिफाइन तभी होगा जब आर सबसेट हो ए क्रॉस बी का। अगर ये सबसेट नहीं है तो हम इसको ए से बी पर रिलेशन नहीं कहते हैं। अब रिलेशन के बाद आपने टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले पढ़ लिया आपने आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन में आपने ये जाना कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो खुद के साथ पेयर बनाए और किसी के साथ पेयर ना बनाए, मतलब उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज दैट आपके पास एक सेट ए है 1,2 और एक कोई रिलेशन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1,1 और 2,2 ही प्रेजेंट है, तभी हम इसको बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। अदरवाइज हम इसको आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोल सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कोई दूसरा सेट R2 आ जाए जिसमें 1,1, 2,2 और 1,2 एक एलिमेंट एक्स्ट्रा आ जाए, तो ये 1,2 के आने की वजह से ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बनाता है, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बनाता। हाँ, लेकिन हाँ, अब इसको मैं ये कह सकता हूं कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना सकता है। यहां से हमको एक बात पता चलती है, क्या पता चलता है कि ऑल द आइडेंटिटी रिलेशंस, ये नोट डाल के लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल आइडेंटिटी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, but all reflexive relation may not be identity relation। जितने आइडेंटिटी रिलेशन है किसी एक प्रॉपर सेट के लिए वो रिफ्लेक्सिव तो हो सकते हैं, लेकिन जितने के जितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन है उनका आइडेंटिटी होना जरूरी नहीं है। मतलब वो आइडेंटिटी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। हाँ, कुछ बातें और हमको याद रखनी है कि जैसे जितने भी आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन हमने आपको बताया कि यूनिवर्सल रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसमें दो सेट का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट आके इंक्लूड हो जाता है। आइडेंटिटी रिलेशन हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, एक आपका हो जाता है नल रिलेशन जिसको हम लोग जीरो रिलेशन भी बोलते हैं। तो जीरो रिलेशन में आपको जीरो रिलेशन में ये बताया जाता है कि एक ऐसी कंडीशन आपको दे दी जाएगी जो कंडीशन उस सेट से बिलोंग नहीं करेगी और उस रिलेशन को फुलफिल नहीं कर पाएगी, या फुलफिल भी करेगी तो उसमें ऐसे टर्म्स आ जाएंगे जो उस सेट में दिए ना हो। अब इसके बाद जो आपको मेन कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का पढ़ना है। रिफ्लेक्सिव में आपको सिंगल आर्बिट्री एलिमेंट ए लेकर भी आप प्रूव कर सकते हैं कि आपका ए कॉमा ए किसी रिलेशन आर से बिलोंग हो जहां ए किसी सेट ए से बिलोंग हो। दूसरा आपको पढ़ना है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन मैंने आपको इसी में बताया अभी कि अगर ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए को भी आर से बिलोंग करना पड़ेगा।
और तीसरा हमने आपको बताया ट्रांजिटिव रिलेशन, अगर ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी आर से बिलोंग कर रहा है, तो सी कॉमा ए को भी आर से बिलोंग करना पड़ेगा। जितने भी आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी होते हैं और ट्रांजिटिव भी होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे।